हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म, प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड 10 का एग्जाम बहुत नजदीक है और हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले कि आपको हम इस क्वेश्चन के बारे में ले चले और इसके पहले हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। यह जो है दही वाली मगम्मा, यह जो वर्णिका भाग पहला चैप्टर का है, दही वाली मगम्मा। इसके लेखक श्रीनिवास जी है, जो इसका जन्म की कोलार के कर्नाटक में हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। यह जो है दही वाली मगम्मा, ये उड़िया कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी ने लिखे हैं और इसको हिंदी में VR नारायण जी ने अनुवाद किया है, जो कि आज हम बिहार बोर्ड 10 के हिंदी चैप्टर में पढ़ते हैं, दही वाली मगम्मा। तो हम इस कहानी के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं विस्तार से। अगर वो आप वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचना ना पड़े कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बताएं। वैसे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, समझाएंगे ही कि यह जो है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके इस एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% आने का चांस है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो हम आपको पहले ही कहानी में बता चुके हैं कि मगम्मा जो है दही बेचने वाली एक और महिला है, जो कि कर्नाटक के अबलूर के निकट बैंकटपुर के रहने वाली महिला है, जो कि वो बेंगलुरु शहर में दही बेचने के लिए जाती है। ये सब हम आपको अगले सेशन में हम आपको कहानी सुना चुके हैं इसके बारे में, इसलिए हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है। मगम्मा के गांव में क्या है? रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है, जो कि बहुत शौकीन है। क्या चीज का शौकीन है? नशा करने का। तो वही यहाँ पे लिखा है, मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है, जो शौकीन तबीयत का जुआरी है। क्या है? जुआरी है। वो जो है नशा करने का जुआरी, मतलब शौकीन है वह नशा करने का। वह जानता है कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है। हमने कहानी में ही आपको बता दिए थे कि मगम्मा और नगजम्मा के बीच उसके पोते, मतलब मगम्मा के पोते के बीच, मगम्मा और नगजम्मा के बीच पोते को लेकर के विवाद हुआ था। वो रंगप्पा उसके बारे में जानता था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वह जानता है कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास काफी पैसे है। मगम्मा ने दही बेचते हुए, दही बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, जो कि रंगप्पा को मालूम था कि मगम्मा के पास दही बेची होगी, दही बेची है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपए मांगता है। रंगप्पा क्या करता है? मगम्मा से कर्ज के नाम पे मगम्मा से कुछ कर्ज मांगता है। कौन? रंगप्पा। कौन मांगता है? रंगप्पा उसे कर्ज के नाम पे रुपए मांगता है। किससे? मगम्मा से। वह मगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाती है। आपको कहानी में ही बता चुके हैं कि मगम्मा जो है अपने शहर अबलूरू के निकट बैंकटपुर के रहने वाली है और वह दही बेचने के लिए हमेशा बेंगलुरु शहर जाया करती थी। वह जब भी जाती थी तो अकेली ही जाती थी दही बेचने के लिए, क्योंकि उसके घर में कोई था ही नहीं और मगम्मा और नगजम्मा के बीच एक लड़ाई भी हो चुकी थी। इसलिए मगम्मा हमेशा जो है दही बेचने के लिए हमेशा अकेली जाया करती थी। तो मगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है। कौन? रंगप्पा, जो जानता है कि मगम्मा हमेशा दही बेचने के लिए अकेली जाया करती है, तो वह क्या होता है? पीछे लग जाता है। वह मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। कौन? रंगप्पा मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है और मगम्मा ने अपने मन में सोची कि आज तक मेरा हाथ कभी भी कोई भी इतनी जोर से नहीं पकड़ा था जितनी जोर से आज रंगप्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। लगता है कि रंगप्पा किसी गलत इरादे से अपने उसका हाथ पकड़ लिया हो। तो वह मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मगम्मा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती है और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा? मगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ी? वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। इस तरह मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पे और पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपना उत्तर की ओर। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उत्तर।
रंगप्पा गांव का लंपट बदमाश था। क्या था? जैसा कि हमने आपको कहानी में बताया था और अभी भी हमने आपको बताया कि रंगप्पा एक जुआरी है जो कि शौकीन है। किस चीज का शौकीन है? जुआरी, नशा का, जुआ का। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे, नशा कर लेता है, जुआ खेलता है, उसी तरह का रंगप्पा भी था। रंगप्पा गांव का एक लंपट बदमाश था। क्या था? लंपट बदमाश था, जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रंगप्पा को सास बहू अर्थात मंगम्मा और नंजम्मा के बारे में पता था कि उसके बीच लड़ाई हुई है, झगड़े के बारे में पता था। रंगप्पा बार बार उधार मांगता था। रंगप्पा क्या करता था? मंगम्मा से बार बार उधार मांगता था, क्योंकि रंगप्पा को पता था कि मंगम्मा ने दही बेच के बहुत सारे पैसे इकट्ठे की थी। मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई। मंगम्मा क्या हुई? मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई। किसे? रंगप्पा को मंगम्मा ने पैसे देने को तैयार हो गई। इस बात की जानकारी मंगम्मा को बहू को हो जाती है। इस बात की जानकारी मंगम्मा रंगप्पा को कुछ पैसे उधार देने के लिए राजी हो जाती है। तो इसके बारे में नंजम्मा को पता चल जाता है। तो नंजम्मा ने, उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे दे डाले। नंजम्मा सोचती है अगर वो झगड़ा, कौन सी झगड़ा? जिस झगड़े पोता को लेकर के मंगम्मा और नंजम्मा के बीच लड़ाई हुई थी, अगर वो झगड़ा अगर खत्म नहीं हुआ तो मंगम्मा अपने सारे पैसे रंगप्पा को उधार के तौर पे दे देगा। मंगम्मा सोचती है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे दे डाले। कौन सोचती है? नंजम्मा। इसलिए मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटने की पहल की। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटने की पहल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न 3 नंबर पे। दोस्तों, हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर दोस्तों दही वाली मंगम्मा, अगर आप ये कहानी अगर एक बार सुन लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपसे इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आप यह कहानी सुन लेते हैं तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। बहू ने अर्थात बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू अर्थात नंजम्मा ने अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? हमने आपको कहानी में बता रखा है कि बहू नंजम्मा और सासू माँ अर्थात मंगम्मा के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था अपने पोते को लेकर के। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मतलब वो जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़ा को खत्म करने के लिए नंजम्मा ने सासू माँ से कौन सा तरीका लगाकर उसे अपना विवाद सुलझाया। चलिए दोस्तों, देखते हैं। मंगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। मंगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। यहाँ बुद्धिमती और समझदार इसलिए लिखे हैं ताकि, क्योंकि आपको यह पता लग सके कि जब विवाद हुआ था तो रंगप्पा नाम का एक मंगम्मा के गांव में जुआरी रहता था, जो कि मंगम्मा से कुछ रुपए उधार लेना चाहता था और मंगम्मा उसे पैसा देने के लिए भी रेडी हो चुकी थी। तो नंजम्मा ने सोची अगर वो पैसा रंगप्पा जैसे जुआरी के हाथ में अगर चला जाए तो वो पैसा मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मंगम्मा बुद्धिमती और समझदार थी। बहुत जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। नंजम्मा जानती थी कि उसकी सासू माँ मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने पोते को उसका आधार अपने पुत्र को नंजम्मा उस विवाद को सुलझाने के लिए आधार बनाता है अर्थात सूत्र बनाता है। इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बोली अपनी दादी के पास चली जा। नंजम्मा अपने पुत्र से बोल रहा है कि अपनी दादी के पास चली जा। मिठाई देती है। मंगम्मा अपने पुत्र के लिए जब भी दही बेचकर घर आती थी तो अपने पोते के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेके आती थी, खासकर मिठाई तो जरूर ही लाती थी। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मंगम्मा का हठीला क्रोध पिघल गया। जब उसका नंजम्मा का पुत्र मंगम्मा के पास आता है तो मंगम्मा का दिल
जो हमेशा क्रोध प्रति रहता था, किसके प्रति? नगजम्मा के प्रति, उसका दिल पिघल गया। क्या हुआ? दिल पिघल गया। और ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई को सुलझाने में यह पोता बहुत ही मददगार साबित हुआ। बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपने गलती भी स्वीकार की। पोता ही समझौते का सूत्र बना। बेटा और बहू दोनों ने मगम्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया और वह समझ भी गई। और जैसे ही नगजम्मा अपने पुत्र को भेजा मगम्मा के पास, ऐसे भी उसका क्रोध पिघल गया और उस समय ही समझिए कि वो विवाद सुलझ चुका था। इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 पे। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? दोस्तों, आपका यह जो प्रश्न है ना, हम जो आप लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत, जिसको बोलते हैं ना MBBI, बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। टिक लगा लीजिए आप कि मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। 90% आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आने की गारंटी है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 पे। मोस्ट बीबीआई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 पे। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा का अपनी बहू अर्थात नगजम्मा से किस बात को लेकर विवाद था? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने उत्तर की ओर। मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ था। एक दिन की बात है, मगम्मा और नगजम्मा के बीच अपने पोते को लेकर विवाद हो गया। कैसे हो गया? कि नगजम्मा ने अपने पुत्र को बहुत पीटा, इतना पीटा कि वो रोने लगा, पिलकने लगा। तो उसकी दादी मगम्मा से उसके पोते को रोने का सहन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मगम्मा ने नगजम्मा को बहुत फटकार लगाया कि तुमने बच्चे को काहे मारा? बच्चे जो है शरारती होते ही है, ये इसकी उम्र है शरारत करने की, आपने इसको क्यों मारा? जब ये रोता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मगम्मा बोलती है कहानी में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसका आंसर हो जाएगा कि उसके पोते के मुद्दे पर हुआ। मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ। मगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी, जैसा हमने कहानी में भी बता रखा और अभी भी बताया कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करता था और इसके बारे में नगजम्मा भी जानती थी। तो एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। मगम्मा की बहू ने नगजम्मा ने अपने पुत्र को बहुत पीटा। इस पर मगम्मा बिगड़ गई और वह बहू को फटकारने लगी कि तुमने इसको क्यों पीटा, ये इसकी उम्र है शरारत करने की। बहू भी गुस्से में आ गई। बहू भी क्या हुई? गुस्से में आ गई। वो मगम्मा की फटकार को अच्छा नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो भी गुस्से में आ गई। कौन? नगजम्मा बहुत गुस्से में आ गई। दोनों में वाक युद्ध मतलब दोस्तों, वाक युद्ध मतलब आप सोचते होंगे कि वाक युद्ध क्या होगा? वाक मतलब बोलचाल की भाषा में, आपने गांव में देखे होंगे बोलचाल की भाषा में लड़ाई होती है, वही यहाँ पे लिख रखा है। यही वाक युद्ध मगम्मा और नगजम्मा के बीच भी हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। उसकी बहू ने साफ शब्दों में कहा कि वह मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। बहू का भी कहना सही था कि वह मेरा बेटा है, मुझे उसको मारने का हक है। मगर मगम्मा को यह चीज बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उसने नगजम्मा को बहुत फटकार लगाई। कहा कि वह मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। बहू और सास उस घर में उसकी स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है कि वो भी अपनी सासू माँ से लड़ रही है और सासू माँ भी अपनी बहू से लड़ रही है, इसलिए होड़ लगी हुई इसकी घर में, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का ही साथ दिया। मगम्मा का एक पुत्र था अपना, जिसका शादी नगजम्मा से कराया गया। कौन कराया? मगम्मा ने। और मगम्मा का पुत्र भी अपनी पत्नी नगजम्मा का ही साथ दे रही थी, उसने जैसा भी किया ठीक किया, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का साथ दिया। मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद है। अगर दोस्त हमने जो आपके अगले सेशन में आपको कहानी सुना रखा है, अगर वह कहानी आप सुन लेते हैं तो आपका इसमें से एक भी प्रश्न आप अपने में से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने आपको जो बता रखा है वही लिखे। अगर आप कहानी सुन लीजिए, आप अपने मन से उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपना प्रश्न। रंगप्पा कौन था? हमने कहानी में बताया था। रंगप्पा एक मगम्मा जहां रहती थी,
अपने गांव का एक जो है रंगप्पा एक जुआरी था, नशा करता था। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति है। क्या? एक बदमाश व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, जो हमेशा धूत रहता है नशा में। बदमाश व्यक्ति है। वह बड़ा शौकीन तबीयत का है। क्या? बड़ा शौकीन तबीयत का। क्या चीज का? नशा का, जुआ का। वह सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 बार वह लिख रखा है। तो वह कभी कभी वह कभी कभी जुआ भी खेलता था। हमने कहानी में बताया था कि वह क्या करता था? नशा भी करता था, जुआ भी खेलता था। वह कभी जुआ भी खेलता था। रंगप्पा हमेशा मंगम्मा के पीछे पड़ा रहता था और वह उसे कर्ज की मांग करता था। कौन? रंगप्पा मंगम्मा से हमेशा कर्ज की मांग करते रहता था, क्योंकि मंगप्पा दही बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखी थी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 6। मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? मंगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई? तो देखिए, मंगम्मा की बहू नगजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। जैसा कि हमने आपको कहानी में भी बता रखा था, मंगम्मा और नगजम्मा के बीच एक बहुत बड़ी, अपने पोते को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण मंगम्मा की बहू नगजम्मा अपने बेटे को बहुत पीटती थी। इसीलिए यही लड़ाई, इसी पीटने के कारण, अपने बेटे को नगजम्मा अपने बेटे को पीटने के कारण ही मंगम्मा और नगजम्मा के बीच एक लड़ाई हो गई थी। वही बोलती है यहाँ पे, मंगम्मा की बहू नगजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार बढ़ने लगी। मतलब मंगम्मा चाहती थी कि वो नगजम्मा अपने पुत्र को ना पीटे। जब भी नगजम्मा अपने पुत्र को पीटती थी तो समझिए कि वो उसको पुत्र को तकलीफ नहीं, बल्कि उसकी दादी मां को सबसे ज्यादा तकलीफ होता था। मंगम्मा ने तब अपने बेटे से शिकायत की। तब उसका बेटा ने अपनी पत्नी को ही पक्ष लिया। अपनी पत्नी का ही, जब भी मंगम्मा अपनी बहू की, नगजम्मा की अब शिकायत अपनी पुत्र से करता था, तो वो पुत्र भी हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ लड़ता था। तो अंत में इस रोज के खटपट से बचने के लिए मंगम्मा अपनी बहू से अलग हो गई। प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गए? अगर दोस्त आप हमारे पहले की सेशन में जाकर के कहानी सुन लेंगे तो समझिए कि आपको यह प्रश्न अपने मन से भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रखे हैं बोर्ड पे आप वही लिखिए। अगर आप कहानी सुने हुए रहेंगे तो आप अपने आंसर आप अपना खुद बना के लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 7 पे। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। हमने आपको कहानी में शुरू में ही बताया था कि दही वाली मंगम्मा जो है कहानी एक कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी लिखे हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में होने के कारण उन्होंने इस दही वाली मंगम्मा कहानी को उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा। तो आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इस हिंदी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि बी आर नारायण जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किए, इसलिए आज हम 10th में इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। नहीं तो यह हमेशा अगर नहीं लिखते तो हमेशा इसको कन्नड़ में ही पढ़ा जाता। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। दोस्तों आपका यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि दही वाली कहानी का कथावाचक श्री कौन है। तो कौन है? तो आपको 4 प्रश्न दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये लेखक, तो आपको उसमें से चुन के मानना है कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। आप क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दही वाली मंगम्मा जो है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। किसका नाम? श्रीनिवास जी का नाम संपूर्ण नाम है, पूरा नाम है, जिसको बोलते हैं पूरा नाम, संपूर्ण नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। दोस्तों यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार क्या है? इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। यहां भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891।
श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से अन्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? श्रीनिवास जो है कर्नाटक के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से, इनको क्या है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या क्या किया जा चुका है? श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव के तौर पे यह भी बन सकता है कि श्रीनिवास जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कौन से पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार तक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन परिचय आदि में महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। कौन दिया है? श्रीनिवास जी। दोस्तों यहां से आपका ऑब्जेक्टिव एक और बन सकता है कि जीवन चरित्र, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जीवन चरित्र निम्नलिखित में से किस लेखक का है। तो आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जीवन चरित्र इनमें से निम्नलिखित में से किस लेखक का है? तो किसका है? श्रीनिवास जी का। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न 1 नंबर पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। हमने दोस्तों यहाँ पे उत्तर 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है। तो दोस्तों जैसा हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह प्रश्न 2 नंबर में तो पूछा ही जा सकता है, बल्कि 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। समझिए कि ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई है। क्या है? मोस्ट वीवीआई है। 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए दोस्तों हमने आपको सोचा कि यह आपको बता दे कि यह जो उत्तर हमने लिख रखा है 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख रखा है। अगर आपने मेरा दही वाली मगम्मा कहानी अगर सुन लेंगे तो समझिए कि यह प्रश्न आप आसानी से 5 नंबर के लिए उत्तर इसका तैयार कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, हमको बताने के लिए इसमें कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। तो आप दोस्तों चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपना उत्तर की ओर। देखिए मगम्मा गांव की क्या लिखा हुआ, प्रश्न क्या लिखा हुआ? मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मतलब मगम्मा का चरित्र इस कहानी में कैसा है वो बोलता है हमको दर्शाने के लिए। मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। किस तरह कि जब मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करती थी तो रास्ते में जो है रंगप्पा नाम का एक जुआरी था जो कि उसका पीछा करते करते अमराई कुआं के पास पहुंच गया और मगम्मा का हाथ पकड़ लिया कि मगम्मा सोची कि आज तक मेरा हाथ ऐसे किसी ने नहीं पकड़ा है, बल्कि आज रंगप्पा ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ लगा, कहीं ये किसी गलत इरादे के लिए तो नहीं आया हुआ है। तो इसलिए इस जगह मगम्मा ने अपना प्रतिनिधित्व एक सीधी सादी नारियों के लिए करती है। सीधी सादियों नारियों के प्रतिनिधित्व करती है। कौन? मगम्मा। मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? मगम्मा। वह परिश्रमी है। कौन परिश्रमी? सॉरी, वह परिश्रमी है। कौन? मगम्मा बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती है, जिसको बोलते हैं आप बहुत मेहनती है। कौन? मगम्मा। मगम्मा जब उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है तब मगम्मा अपना बेटा और अपना खुद का पेट का भरण पोषण और अपने पुत्र का पढ़ाई लिखाई वो दही बेचकर ही करती। इस प्रकार आपको भी पता चल गया होगा कि मगम्मा एक बहुत मेहनती और परिश्रमी महिला थी। पति नहीं रहने पर वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। कौन? मगम्मा। अपना अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। कौन? मगम्मा। पति नहीं रहने पर किसी ऐसे आयरे गहरे के चक्कर में नहीं पड़ती, अपना धर्म नहीं छोड़ती। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई पर पोते के वात्सल्य प्रेम से मतलब बहुत प्रेम से, वात्सल्य प्रेम, अच्छा प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से सब ठीक हो जाता है। मतलब नगम्मा अपने पुत्र को जब मगम्मा के सामने भेजती है तो मगम्मा का दिल पिघल जाता है, क्योंकि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करता था। और जब वह अपने पुत्र को, नगम्मा अपना पुत्र को भेजती है तो समझिए कि जैसे ही वो भेजा, मगम्मा तो एक अपने पोते से बहुत प्यार करता ही था, तो समझिए वो इस तरह से विवाद सुलझ गया। किसके बीच? मगम्मा और नगम्मा के बीच जो लड़ाई हुआ था पोते को लेकर के वो सुलझ गया। वात्सल्य प्रेम से सब ठीक हो जाता है, सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। सारे परिवार मतलब मगम्मा के परिवार में जितने भी थे, मगम्मा के पुत्र, नगम्मा मतलब मगम्मा के पत्नी, सॉरी मगम्मा की बहू नगम्मा और उसका पुत्र और इसका बेटा, किसका? नगम्मा का बेटा, सब परिवार में एक हो जाता है, सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इस तरह मगम्मा का चरित्र चित्रण हमने आपके सामने में किया है 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर दोस्तों इतना प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि इस
चैप्टर दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रखा, अगर वो ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं, मानिए कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाला है, नहीं जाने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे बिहार बोर्ड 10th का। थैंक यू।